हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के पेपर 5 और 6 के अकॉर्डिंग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में ज्ञान होगा, पेपर 5 और पेपर 6 में कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा एज आपको मिलता है। उसकी वीकनेसेस और उसकी पॉजिटिविटी के बारे में आपको पहले से ही ज्ञान हो जाता है। कौन सा क्षेत्र कौन से मंडल में आता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में कौंधती रहती हैं। तो फिलहाल आज आपके साथ हम एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट की चर्चा करेंगे, यदि आप इस एरिया से गुजरते हैं तो आपको एक भीनी भीनी महक जरूर महसूस होगी, और ये भीनी भीनी महक जो है देसी घी की महक आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कभी भी अगर आप इस एरिया से जाएं तो देसी घी का स्वाद जरूर चखें। देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर यह आपको डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसकी कनेक्टिविटी न्यू दिल्ली से भी प्रॉपरली की गई है, जिसकी कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश से भी आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलती है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश से भी प्रॉपर कनेक्टिविटी, चाहे लखनऊ हो, पूर्वांचल हो, इससे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी इस एरिया की देखने के लिए मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस प्रकार हमारी वर्तमान सरकार एक प्रकार से इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है, उसी के अराउंड बड़े शहरों के बीच में इस छोटे से शहर का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व हमको देखने के लिए मिल रहा है, और गवर्नमेंट यहां पर बेसिकली एक बड़े इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दे भी रही है। जी हां, डिटेल में आपके साथ इसकी चर्चा करेंगे, और ये डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली हमारा औरैया। तो चलिए आज बात करते हैं आपसे औरैया डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो फिलहाल इसकी जो भी पीडीएफ है वो मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है, यदि आप इसको नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको आपकी स्टडी रिगार्डिंग कोई भी अगर परेशानी होती है तो आप मुझे पर्सनली यहाँ पर टैग कर सकते हो, पर्सनली टैग करके मुझे मैसेज दे सकते हो, हम आपके साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी बैठा लेते हैं। तो फिलहाल यहां पर मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल दे दिया है, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। देखते हैं आखिर आज के इस टॉपिक को और औरैया को। सर्वप्रथम अगर औरैया को हम देखें तो कोई बात नहीं, अगर चमक रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे मैप हैं, लेकिन फिर भी एक ब्रॉडर आइडिया लगवाते हैं आपका। चलिए दूसरे सही लगा देते हैं। फिलहाल ये है औरैया, इटावा, इटावा के जस्ट बगल में है औरैया। यहां पर आप देखिए उत्तर प्रदेश का ये मैप आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कट करके मैंने इसको पेस्ट किया है यहां पर। आप इसमें देखिए तो बड़े लेवल पर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहां पर आपको ये औरैया देखने के लिए मिल रहा है, दिस वन इज योर औरैया। और औरैया तो आपको दिख ही रहा है। बेसिकली औरैया की बात करें तो औरैया कानपुर मंडल का पार्ट है। तो कानपुर मंडल की बात करें तो कानपुर मंडल में खुद कानपुर आता है, कानपुर देहात आता है। इसी प्रकार औरैया आपको देखने के लिए मिल जाएगा, दिस वन औरैया आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी प्रकार इसी कानपुर देहात में आपको एक कन्नौज का एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। इसी प्रकार इसमें आपको फर्रुखाबाद का एरिया देखने के लिए मिल जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। एक और होगा आपका इटावा। तो इटावा वाला क्षेत्र भी आप इसी में ही कंसीडर कर लीजिए। तो ये पूरे आपके 6, वैसे तो कानपुर देहात और कानपुर नगर तो एक ही हैं, तो अगर देखें तो ओवरऑल आपको ये 6 देखने के लिए मिल जाते हैं कानपुर मंडल के पार्ट के रूप में। तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, ये 6 एरिया हैं जो बेसिकली आपको देखने के लिए मिलते हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, ये 6 मिलकर के इस मंडल को निर्मित करते हैं। यहां पर फिर से आप देख सकते हैं कि अगर मैं कानपुर की बात करूं तो ये कानपुर है आपका, और ये आता है आपका कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, यहां पर कन्नौज, और यहां पर आता है फर्रुखाबाद। तो एक बड़ा आपको मंडल देखने के लिए मिलता है हमारा, कौन सा, कानपुर मंडल। मतलब कानपुर मंडल की अगर हम बात करें तो कानपुर मंडल जो है वो आपके साथ मध्य प्रदेश का बॉर्डर प्रॉपरली टच करता है।
हम मंडल की बात कर रहे हैं, कानपुर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कानपुर मंडल की बात कर रहे हैं। तो मंडल को अगर आप देखेंगे तो वो मध्य प्रदेश तक प्रॉपर एक एक्सेसिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। और अगर बात करें तो कानपुर मंडल बेसिकली झांसी मंडल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, इधर इलाहाबाद के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, उधर लखनऊ मंडल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। आप बेहतर रूप में जानते हैं कि हमने आपके साथ लखनऊ मंडल की चर्चा की। लखनऊ मंडल में आपको कौन कौन से एरिया देखने के लिए मिलते हैं? उन्नाव वाला देखने के लिए मिलता है, सीतापुर हो गया, रायबरेली हो गया, हरदोई हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, ये सारे इलाके आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं लखनऊ वाले में। तो दैट इज मतलब लखनऊ मंडल से आप नेपाल बॉर्डर के साथ प्रॉपरली अपने आप को टच कर सकते हैं। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मंडल। उसी प्रकार इलाहाबाद को देखा था हमने, इलाहाबाद, इधर शामली, सॉरी इधर कौशाम्बी, इधर फतेहपुर, इधर आपका प्रतापगढ़। ठीक, तो आज हमारे लिए कानपुर मंडल की चर्चा हम आगे करेंगे, स्पेशली कानपुर की, लेकिन आज हमारे लिए जो टॉपिक है वो है हमारा औरैया। तो आज औरैया की बात करेंगे, ले चलेंगे आपको दिबियापुर की गलियों में। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। जब मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाता हूं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट मुझे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाती है और बताती है कि जो औरैया है हमारा, औरैया में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं और गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या क्या सुविधाएं आपको नागरिकों को दे रही है, सिविक एमिनिटीज में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलता है। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है मिशन समाधान, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करेंगे इस मिशन समाधान की। जिस प्रकार आपने स्वामित्व स्कीम को देखा है कि प्रॉपर लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा रहा है, उसको कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, उसी प्रकार ये समाधान पहल औरैया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की एक अभिनव पहल है, जिसके तहत लैंड डिस्प्यूट को कम से कम रखने के लिए लैंड रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे सर लैंड रिकॉर्ड की जानकारी, तो आपको मालूम है बहुत सारे थाना दिवस भी होते हैं, तहसील दिवस भी होता है, समाधान दिवस भी होता है, जनता दर्शन भी लगता है। इस प्रकार से जो जो हमारे माननीय प्रधान जो अधिकारी गण हैं उनके पास जो भी सूचनाएं आती हैं, ऐसी शिकायतें आती हैं, उसी को लेकर के एक अभिनव पहल की गई है माननीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इंद्रमणि जी के द्वारा। ऐसी तो उनका नाम लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट हम उनके नाम को याद कर सकते हैं और इसको वहां पर यूज कर सकते हैं जहां जहां भी प्रशासकों के बारे में हमको लिखना होगा। उसी प्रकार यहां पर सेफर इंटरनेट डे कैंपेन को भी बेसिकली उत्तर प्रदेश सरकार प्रमोट कर रही है। तो ये बेसिकली एक प्रकार से साइबर क्राइम, साइबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं उसको लेकर के एक जागरूकता का एक प्रोग्राम है जो 11 फरवरी 2025 को बेसिकली सेलिब्रेट किया गया था। तो समय समय पर इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलते हैं। उसी प्रकार अटल आवासीय विद्यालय जो है उसके कैसे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से भी प्रमोशन करती है। अटल आवासीय विद्यालयों के बारे में आपको मालूम है, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर आप एक देख रहे हैं डीएम डैशबोर्ड दर्पण का नाम लिखा हुआ है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी शिकायतों को बेसिकली यहां पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली दर्पण पोर्टल बनाया गया है। तो एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का आपको एक मॉडल देखने के लिए मिल रहा है आपके औरैया में। यहां पर मैंने वही समाधान मिशन क्या है, तो एक अभिनव पहल है खासकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ औरैया। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ औरैया, किस लिए? ताकि लैंड डिस्प्यूट को बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में और आसानी से सॉल्व किया जा सके। इसके लिए वेरियस डिपार्टमेंट्स में एक कोऑर्डिनेशन को बैठाला गया, जिसमें आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है और जो भी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी उनकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाया गया और उसका पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड्स का, ताकि जो भी गवर्नमेंट की कौन सी लैंड्स हैं, उसी प्रकार लोगों की कौन सी लैंड्स है, उसको प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है। तो एक अच्छी पहल है ये अपने आप में। आखिर इनको जानकारी कैसे मिलती है? तो जनता दर्शन, आईजीआरएस सिस्टम, समाधान दिवस समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, तो आप कम से कम इनके नाम के साथ इनको जोड़ दीजिए। और कभी भी आपको प्रशासकों की उपलब्धियों को लेकर के लिखना हो तो उत्तर प्रदेश के फिर डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी जी का नाम हम वहां लिख सकते हैं और बता सकते हैं समाधान कार्यक्रम के बारे में। उसी प्रकार यदि हम आगे चलें
तो 1997 में ये जो औरैया डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, ये बेसिकली पार्ट हुआ करता था इटावा का। 1997 में इसको और इटावा से अलग किया गया। औरैया और विधुना नामक दो तहसीलों को इटावा डिस्ट्रिक्ट से अलग किया गया, और इटावा डिस्ट्रिक्ट से अलग करने के पश्चात इनको फिर जिले के रूप में कवर किया गया। किसको? आपके औरैया जिले को। तो औरैया नाम से एक नया जिला बना। NH2 में पड़ता है ये, खासकर दिल्ली रोड। तो कानपुर शहर के पश्चिम में औरैया, ठीक है, ये कुछ नाम हम दिए गए हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करें अगर कुछ एरियाज की, तो लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। लगभग तापमान तो वही रहेगा जो कानपुर लखनऊ इधर इधर का है, तो वो सारी चीजें हैं। हमें क्या दिमाग में रखना है, यहाँ पर दो रिवर्स का बहुत बड़ा रोल आता है। एक का नाम है यमुना और एक का नाम है सेंगर रिवर। आपको मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं तो इस चीज को देखने का प्रयास कीजिए। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर इटावा है और चंबल इस प्रकार से आ रही है, ठीक है। लेकिन जरा इसको देखिए, दिस वन इज और यमुना। तो यमुना रिवर जो है इसी प्रकार से बहती हुई आगे की तरफ निकलती है। तो औरैया में आपको बेसिकली यमुना रिवर और साथ में सेंगुर रिवर और कोई नहीं है, ये यमुना की ही एक ट्रिब्यूटरी रिवर है जो अलीगढ़ से आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी हम आगे की तरफ देखते हैं। तो दो रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एक है यमुना और एक है सेंगुर रिवर। सेंगुर रिवर को देखें तो ये अथावन झील से निकलती है। कहां पर? अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास। तो अथावन झील से बेसिकली निकलती है। लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा इसका ड्रेनेज आपको देखने के लिए मिलता है। हाथरस से गुजरती है, इटावा से, मैनपुरी से, कानपुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बेसिकली मर्ज हो जाती है किसके साथ? यमुना में, बिटवीन कालपी और हमीरपुर के पास। तो यहां पर बेसिकली ये इनसे मर्ज हो जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट रिवर के रूप में आपको ये नदी देखने के लिए मिलती है जिसका नाम क्या है? सेंगुर रिवर। तो यहां पर आप देख भी सकते हो, दैट इज योर सेंगुर रिवर। जी जी, तो ये चीज हम देख रहे थे, दैट इज सेंगुर रिवर। और सेंगुर रिवर कहां से बहती है। अच्छा, एक चीज आपको बताना भूल गए, ओवरऑल उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। कुंभ वाला अस्थायी था, तो 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। मंडल कितने हैं? 4 आर्थिक संभाग हैं। हाँ, ये हम लोग पहले ही बता देते हैं। 4 आर्थिक संभाग हैं। तो औरैया किस आर्थिक संभाग में आता है? वो पश्चिमी आर्थिक संभाग में आता है, ये दिमाग में रखिएगा। उसी प्रकार आप ये भी जानते हैं कि गंगा का जो दोआब बना हुआ है बिजनौर से इधर, यमुना जी सहारनपुर से, आप सब जानते हैं कि एक उच्च दोआब है, एक मध्य दोआब है और एक निम्न दोआब है। उच्च दोआब को देखेंगे तो वही सहारनपुर से अलीगढ़ बुलंदशहर तक आपको देखने के लिए मिलता है। मध्य दोआब जो है ये फिर बुलंदशहर से लेकर के औरैया तक देखने के लिए आपको मिलता है। तो बेसिकली ये जो पार्ट है ये बेसिकली मध्य दोआब वाले रीजन पे आता है, और इसके आगे से फिर लोअर दोआब स्टार्ट हो जाता है जो फिर कानपुर को कनेक्ट करते हुए पूरे प्रयागराज तक जाता है। ये बेसिक थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, इसको देख रहे हैं। तो यहां पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है? तो मैंने अभी आपको बताया यमुना एंड सेंगुर रिवर है। तो सेंगर रिवर यमुना की एक सहायक नदी है। अधावन झील से इसका निर्माण होता है और कालपी हमीरपुर के बीच में यमुना में मिलने से पहले यह हाथरस डिस्ट्रिक्ट, इटावा, मैनपुरी, कानपुर डिस्ट्रिक्ट से होकर के बेसिकली जाती है। लगभग 300 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है। किसकी? आपके सेंगुर रिवर की। भौगोलिक रूपरेखा देखें तो किसके साथ अपनी बाउंड्री बनाता है? तो एक प्रकार से हल्का सा दिमाग में रख भी लेंगे तो कोई बहुत वो नहीं है। जालौन आपका बुंदेलखंड वाला रीजन आ जाता है, इधर कानपुर देहात आ जाता है, ऊपर कन्नौज, और पश्चिम में इटावा। इटावा के साथ तो बहुत अच्छे से इसकी सीमाएं मिलती हैं। यमुना भी वहीं से आ रही है, तो थोड़ा सा दिमाग में रख लें, ज़्यादा नहीं। हाँ, अब हिस्टोरिक प्रोफाइल देखें तो हिस्टोरिक प्रोफाइल हमें यह बताती है कि औरैया वो एरिया है जो महाभारत काल से ही हमको देखने के लिए मिल जाता है। आप जानते हैं कि उस समय वैदिक किरा में आपको पांचाल जनपद देखने के लिए मिलता था। 600 BC में हमने पांचाल महाजनपद देखा था, जिसकी एक कैपिटल बरेली हुआ करती थी, दूसरी अहिछत्रा हुआ करती थी। ये जो पांचाल हुआ करता था ये बेसिकली आज के बरेली से लेकर के लगभग कन्नौज और औरैया तक बेसिकली विस्तृत हुआ करता था। तो ये बेसिकली उस समय पांचाल महाजनपद का ही बेसिकली पार्ट हुआ करता था। उसी प्रकार मौर्य गुप्तास के समय में देखें तो ये औरैया उन्हीं की ही
साम्राज्य में आता भी था। अगर हम राजपूत पीरियड में आते हैं तो राजपूतों का थोड़ा सा हमें इंपॉर्टेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जयचंद जिसकी बेटी संयोगिता थी और उसकी विवाह जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जी के साथ। उसी प्रकार जयचंद की एक सिस्टर भी थी, उनका विवाह जो हुआ था वो बेसिकली यहाँ पर एक डायनेस्टी थी जिसको अभी हम देखेंगे, वहां पर बेसिकली उसको विवाहित किया भी गया था। उसी प्रकार आगे देखें तो मध्यकाल में फिर दिल्ली सल्तनत के अधीन भी रहता है और मुगल काल में फिर मुगलों के भी अधीन रहता है। आधुनिक युग में अगर बात करें तो ब्रिटिशों की अगर हम बात करें, ब्रिटिशों से पहले आने के पहले यहाँ पर खासकर मराठों का भी एक प्रकार से रूल रहा। मराठों से फिर इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, गुरिल्लाओं ने भी छोटा था, गुरिल्ला जो आपने देखा था, गुरिल्ला कह रहा हूँ, रोहिल्लास का भी यहाँ पर आपको रूल देखने के लिए मिलेगा। रोहिल्लास से फिर क्या ये अवध साम्राज्य के पास जाएगा और अवध फिर साइन करेगा 1799 वाली 1801 वाली ट्रीटी, सब्सिडरी अलायंस वाली, फिर ये चला जाएगा ब्रिटिशर्स के हाथ में भी। 1857 में औरैया का भी एक बड़ा योगदान हमें देखने के लिए मिलता है। आइए विस्तृत से देखते हैं। खासकर सेंगर राजपूतों की वीर धरती के रूप में प्रसिद्ध है हमारा औरैया। तो यही सेंगर वंश के ही एक राजा हुआ करते थे विशोक देव जी। इनका विवाह जो है कन्नौज के महाराजा जयचंद की जो बहन थी देवकला, उनसे बेसिकली हुआ था और ये एरिया इनको फिर एज आ डाउरी के रूप में दिया गया था। यहाँ पर देवकला जी के नाम पर ही देवकली मंदिर भी बनवाया गया था सेंगर राजपूतों के द्वारा। तो 1760 में अगर बात करें तो अहमद शाह दुर्रानी ने जब भारत पर अटैक किया था तो 1761 में पानीपत का युद्ध हो गया था। तो जब पानीपत का युद्ध हो गया था तो उसमें मराठा पावर को डिफीट किया गया था, तो मराठों का स्ट्रांग होल्ड यहाँ पर कम हुआ। तो इस क्षेत्र को बेसिकली दे दिया था दुर्रानी ने, किसको? रोहिल्लास को। रोहिल्लास को बेसिकली दे दिया था। उसमें रोहिल्लास के कुछ नाम आपको सामने देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें एक का नाम था धुंधे खान और एक का नाम था इनायत खान। तो इनको ये एरिया बेसिकली उसने दिया था। बाद में इनकी लड़ाई हुई थी मराठों से और इन्होंने फिर इस एरिया को कैप्चर किया था। तो यहाँ पर फिर रोहिल्लास का शासन हमें देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन बाद में आप सभी जानते हैं कि 1722 के आसपास जब अवध साम्राज्य की स्थापना होती है, तो अवध का मतलब लखनऊ, तो उन अवध के नवाबों के द्वारा भी इस क्षेत्र पर क्लेम किया गया और बाद में इन रोहिल्लास से अवध के नवाबों ने इस एरिया को लिया और फिर जब उन्होंने सहायक संधि की तो फिर ब्रिटिशों के हाथ में यह 1801 में चला गया। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पर भी सारे म्यूजिक आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि टच करता है ये किसके साथ? बॉर्डर को, बुंदेलखंड का। तो बुंदेलखंड का भी इन्फ्लुएंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। पश्चिम से भी करता है तो पश्चिम का भी एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है। इधर कानपुर लोअर दोआब के रीजन से टच करता है, तो पूर्वांचल के भी कुछ इंपॉर्टेंट गीत आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन एक बहुत स्पेशल नाम है जिसका नाम है बंजासा। बंजासा नामक नृत्य जो है यहाँ के ग्रामीणों का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। तो लोक संगीतों में चाहे आला की बात करें, आला है ये, फाग, कजरी, रसिया, वैसे ये तो बेसिकली पूर्वांचल के हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये बहुत प्रचलित रूप में आपको दिखाई देते हैं। उसी प्रकार ढोला, उचरी, लंगड़िया, ये सारे लोकगीत भी यहाँ पर गाए जाते हैं। तो कम से कम हमें दिमाग में रहना चाहिए, ढोला, उचरी, लंगड़िया, ये सब गीत यहाँ पर गाए जाते हैं जो कि लोकगीत के रूप में आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य कौन सा है? दैट इज आपका बंजासा। मंडल की बात करें तो कानपुर मंडल में आता है। कानपुर मंडल में और कौन से आते हैं? तो कानपुर नगर भी आता है, कानपुर देहात भी आता है, औरैया भी आता है जो प्लास्टिक सिटी के रूप में भी बन रही है, और साथ में आपका इटावा भी आता है, कन्नौज भी आता है, फर्रुखाबाद भी आता है। तो औरैया आपको यहाँ पर जिला मुख्यालय औरैया ही है, इटावा, कन्नौज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सीट, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन है इनके? दिबियापुर और बिधुना वाला ये क्षेत्र। ये कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या ग्रोथ कितनी है, पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन पेपर के लिए हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा शब्द है? ODOP, जहां फूड प्रोसेसिंग, खासकर मिल्क फूड प्रोसेसिंग को यहां पर प्रमोट किया गया है ODOP के तहत। डेमोग्राफी को देखें तो मैक्सिमम आपको यहां पर हिंदू ही देखने के लिए मिलेंगे, इस्लाम उसके बाद सेकंड आपको देखने के लिए मिल जाता है, और बाकी और भी आपको यहां पर विविधता देखने के लिए मिल जाएगी। तो हिंदी सबसे ज्यादा, फिर उर्दू। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज,
1989 में उर्दू को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर वही देसी घी की हमने आपसे बात की कि औरैया बेसिकली अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ज़्यादा फेमस है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ही, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री अभी आपको ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलेंगी। हाँ, कुछ प्लांट्स अभी हम देखेंगे, जैसे एनटीपीसी का प्लांट, गेल का प्लांट, ये भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन क्षेत्रों में उस हिसाब से नहीं आया है। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के थ्रू इस क्षेत्र में भी बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया गया है। तो औरैया की बात करें तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है, एनिमल हस्बेंड्री जो है यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का आज ये प्रयास भी है कि हमें डाइवर्सिफिकेशन चाहिए अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, और उस डाइवर्सिफिकेशन को लेने के लिए एनिमल हस्बेंड्री सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखने के लिए मिलता है। गवर्नमेंट इसको लेकर के बहुत सारी स्कीमें भी चला रही है, नकुल स्वास्थ्य पत्र भी चल रहा है, नंद बाबा मिशन भी चल रहा है, तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना भी चल रही है। तो ऐसी योजनाओं के बारे में आप देखिए तो वो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो प्योर देसी घी, ये दिमाग में रखिएगा, ये ओडीओपी का पार्ट है। अब देखिए, जैसे मैं अगर औरैया जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि यहाँ का देसी घी बहुत फेमस है। इसी प्रकार अनदर जगहों के भी ओडीओपीज को आज गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो बढ़ावा दे रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, विदेशियों के ऊपर भी, और साथ में भारत के अन्य रीजन्स के प्रति भी। कल को इसी का ही एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी बना सकता है प्राइवेट सेक्टर, और इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के थ्रू कल को ये जीआई टैग भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसको एक्सपोर्ट के रूप में प्रमोट भी किया जा सकता है। छोटी सी चीज ग्लोबल स्केल में बहुत बड़ा अपना नाम कर सकती है। तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये इनिशिएटिव अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है, बहुत सराहनीय है। इसी प्रकार आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज में भी आ रहे हैं आप। तो ऐसी चीजें जो हैं न केवल नागरिकों को जागृत करती हैं, बल्कि उस प्रदेश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी उजागर कर देती हैं, और साथ में हमारे परंपरागत उद्योग को बहुत बड़ा संरक्षण भी मिल जाता है। वैसे अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो गवर्नमेंट ने अपनी साइड में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। फिलहाल मैंने उन सारी चीजों को यहां पर रखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कि औरैया की बात करें तो बहुत सारे क्षेत्रों से ही इसका व्यापार आपको देखने के लिए मिल जाता है। खासकर यहां पर बहने वाली जो यमुना और चंबल नदियों की प्रॉपर कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलती है। चंबल अभी मैंने आपको दिखाई थी कैसे इटावा की तरफ आ रही थी। तो इसी प्रकार से इसकी कनेक्टिविटी जो है ना केवल नॉर्थ इंडिया से, बल्कि आप इधर मध्य प्रदेश साइड से देखेंगे, दक्षिण की तरफ देखेंगे, तो इससे भी इसकी प्रॉपर एक कनेक्टिविटी बढ़ती है। उसी प्रकार यहां पर लिखा हुआ है कि ये तो सभी के यहां रखा जाता था, ये क्योंकि प्राचीन काल का आपको सिस्टम बता रहे हैं। मध्यकाल में भी देखें तो मुगलों के समय में भी इसका बहुत बड़ा व्यापारिक महत्व था, और खासकर हैंडलूम कपड़ों के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता था, अच्छे तरीके से जाना जाता था। ब्रिटिशों ने भी बेसिकली अपनी यहां पर एक खजाने को स्थापित किया था, उनकी ट्रेजरी को भी बेसिकली यहां पर रखा जाता था औरैया वाले जगह पर। रेलवे परिवहन को देखें तो रेलवे परिवहन यहाँ का, खासकर औरैया का जो दिबियापुर का इलाका रेलवे है, यहाँ का जो रेलवे परिवहन उसको A+ का ग्रेड दिया गया है, ये भी दिमाग में रखिएगा। तो कपास, घी, तिलहन जैसे प्रमुख निर्यात की वस्तुएं हमको देखने के लिए मिलती हैं। परंपरागत उद्योगों को ही बेसिकली यहाँ पर भी संरक्षण दिया गया था 1950 के बाद। लेकिन इस समय अगर आपके साथ देखें तो बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पर, और इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी दिबियापुर और औरैया दो ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जहां पर आपको मेजर कंसंट्रेशन देखने के लिए मिलता है। जैसे राइस मिल, दाल मिल, उसी प्रकार स्टील, फर्नीचर का उद्योग भी यहाँ का एक इंपॉर्टेंट उद्योग बन रहा है। फर्नीचर के लिए भी ये बहुत अच्छे तरीके से एरिया जाना जाता है। और सीमेंट उत्पाद ये थोड़े से बनाए जाते हैं, लेकिन सीमेंट उत्पाद के लिए रॉ मटेरियल ये आगरा वाला रीजन हो गया, आपका कानपुर वाला रीजन हो गया, यहीं से बेसिकली सारा कच्चे माल को बेसिकली मंगाया जाता है। कच्चा माल आगरा, कानपुर यहीं से बेसिकली आता है। उत्पादों की बिक्री आसपास के जिलों पर ही बेसिकली निर्भर करती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ जो हमारी उत्तर प्रदेश है उसका मेन फोकस है कि इस ओडीओपी को हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी लेकर के आए। लकड़ी के फर्नीचर और खासकर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री के रूप में देखने के लिए मिलती हैं।
उसी प्रकार यहीं पर आपको एनटीपीसी का दिबियापुर का प्लांट भी देखने के लिए मिल जाता है, जो औरैया में ही स्थित है। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं दिबियापुर में ही आपको यह प्लांट देखने के लिए मिल जाता है। और यह प्लांट जो है ये गैस बेस्ड पावर प्लांट है एनटीपीसी का, ये आप याद रखिएगा, गैस बेस्ड प्लांट है। और द गैस फॉर द पावर प्लांट इज सोर्स फ्रॉम गेल एचबीजी पाइपलाइन। अभी हम गेल को भी देख लेंगे, गेल का भी पावर प्लांट है, तो जो गैस उत्पन्न होती है उससे फिर यहां पर बिजली को निर्मित किया जाता है और भेजा भी जाता है, सेल भी किया जाता है। तो ये बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कहां पर, दिबियापुर में। यहां पर आप गेल के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि गेल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीएसयू है हमारा, और यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा 1984 में बेसिकली इसको स्थापित कर दिया गया था। तो नवरत्ना कंपनी है। उत्तर प्रदेश पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज लोकेटेड एट औरैया। तो पाटा याद करने की जरूरत नहीं है, बट औरैया हमको याद हो जाता है तो हमारा काम हो जाता है। तो गेल का गैस प्रोड्यूस कर रही है और उस गैस को बेसिकली यूज किया जा रहा है एनटीपीसी के द्वारा फॉर द मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर आप पढ़ सकते हो एनटीपीसी उत्तर प्रदेश राज्य में औरैया जिले के दिबियापुर में स्थित है। गैस आधारित संयंत्र, ये याद रखिएगा, नहीं तो नॉर्मली आपको थर्मल सेंटर ही देखने के लिए मिल रहे हैं एनटीपीसी के। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि क्या यूपी में कोई और भी गैस बेस्ड पावर प्लांट है, जरा प्लीज बताइएगा। उसी प्रकार अगर गेल को देखें तो गेल का भी आपको प्लांट देखने के लिए मिल जाता है यहां पर। और ये चीजें, अगर यहां के हम जलवायु को बात करें तो जलवायु नॉर्मल ही आपको देखने के लिए यहां पर भी मिलती है। तो नॉर्मल है बेसिकली सब ट्रॉपिकल, खासकर कर्क रेखा के ऊपर जब आप आते हैं तो डेट इज सब ट्रॉपिकल रीजन है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी गर्मी, बहुत ज्यादा गर्म इलाके ये देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने के लिए मिलती है, ये हमको पता होना चाहिए। विशेष ऋतुओं का अनुभव आपको देखने के लिए मिलेगा, गर्मी, सर्दी, बरसात, वो सारी चीजें यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। वार्षिक वर्षा को देखेंगे तो जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं वार्षिक वर्षा आपकी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहां पर आपको यही चीज लिखी हुई है, जून से सितंबर तक मानसून का समय है, वो रहता ही रहता है। 85% वर्षा इसी समय आपको देखने के लिए मिलती है। अगर कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर आते हैं तो ये कोई एक औरैया फोर्ट बना हुआ है, तो ये औरैया फोर्ट्स को आप देख सकते हैं ऐसा घूमने के लिए। तो एक औरैया फोर्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि औरैया में बेसिकली एक औरैया फोर्ट है। उसी प्रकार एक आपको जामा मस्जिद देखने के लिए मिलती है, तो जामा मस्जिद भी यहाँ का एक स्थल है, तो धार्मिक श्रद्धालु जाते हैं। उसी प्रकार मंदिर को अभी हमने देख लिया कि वो भी एक बहुत प्राचीन मंदिर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के रूप में देखें तो विजय शंकर तिवारी जी। तो विजय शंकर तिवारी जी एक बहुत बड़े पोएट रहे हिंदी के, वो बेसिकली औरैया से ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है विजय शंकर तिवारी जी का, तो आप इनके नाम को यहां पर जान सकते हैं। तो यहां पर आकर के औरैया के बारे में हमने चर्चा को समाप्त करते हैं। फिलहाल अगर इसकी बात करें तो ये आरंभ बैच है। ये आरंभ बैच जो है ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो विशेष रूप से अपनी तैयारी को प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड मैनर देना चाहते हैं। तो एक बेस्ट टीम आपको यहां पर देखने के लिए मिल रही है जो अपने अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञता को अर्जित करते हैं। विशेषज्ञ आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको टीचर्स देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर जो मेंटोर्स के रूप में भी आपको गाइड करते रहते हैं, जिसमें मैं भी एक मेंटोर के रूप में आपको गाइड करता हूं। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड मैनर यहां पर दे सकते हैं। तो ये सारी आपको बेस्ट फैकल्टीज देखने के लिए मिल रही है जो आपके साथ अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के जुड़ती है। फिलहाल इस बैच को खरीदने के लिए आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइव। तो साई लाइव जो आपके इस समय स्क्रीन के ऊपर भी जा रहा है, तो आपको इससे एक मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है और साथ में मुझे उस बैच में पढ़ाने का एक सुअवसर भी प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार योगेंद्र सर का योगी लाइव आपको देखने के लिए मिलता है, तो दोनों में किसी भी कोड को आप यहां पर यूज कर सकते हो। तो औरैया के बारे में इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिर किसी एक नए डिस्ट्रिक्ट की तरफ चलेंगे। डिस्कस तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं,
लेकिन हमारे पेपर 5 और पेपर 6 के अकॉर्डिंग हमें कितना कंटेंट लेकर के वहां जाना है, ये भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट खासियत है उसकी, उसकी इंपॉर्टेंट खासियत को जानिए और उसको अपने एग्जाम तक लेकर के जाइए, और वो आपकी कॉपी में आ जाता है तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास आपकी पढ़ाई में एक योगदान के रूप में जरूर कुछ योगदान देता होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका भविष्य आ, अच्छा बने, परमपिता परमेश्वर से यही कामना है। सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।